हेलो फ्रेंड्स, 2IIT सरकारी में आपका स्वागत है। मैं मयंक शुक्ला जीएस के इस नए लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि सभी लोग आराम से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया था स्टेट, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 स्टेट है ना, राज्य। राज्यों से पहले हम लोगों ने संघ पढ़ लिया था। राज्य हमारा है अनुच्छेद 152 से 237 तक, ठीक है। तो कल हम लोगों ने स्टेट में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी। मुख्यमंत्री, आर्टिकल 164 का सबसेक्शन 1, इसके बाद राज्यपाल, आर्टिकल 155, इसके बाद विधानसभा 168, विधान परिषद 169। इतना हम लोगों ने कल डिस्कस कर लिया था। विधानसभा और विधान परिषद से संबंधित कुछ तथ्य कल छूट गए थे, वो पूरे नहीं हो पाए थे, है ना। तो वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज का जो पॉइंट्स होंगे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था मुख्यमंत्री। राज्य में एक मुख्यमंत्री होगा जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा। राज्यपाल, हर राज्य में एक राज्यपाल होगा जो राज्य में केंद्र का प्रतिनिधित्व करेगा। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रसाद पर्यंत की जाती है और 5 वर्ष इसका कार्यकाल होता है। 5 वर्ष के बाद राष्ट्रपति इसको रीअपॉइंट करता है। इसके बाद राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ये आर्टिकल 156 का सेक्शन 1 बताता है, ठीक है। मुख्यमंत्री 164 का ए, मुख्यमंत्री जो क्षमा देता है तो वो आर्टिकल 161 में देता है। आर्टिकल 161 में देता है। राज्यपाल जो क्षमादान देता है वो आर्टिकल 161 में देता है। मुख्यमंत्री कोई क्षमादान नहीं करता है। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 के 1 में आता है, ठीक है। विधानसभा, अच्छा अगर कोई पूछे कि स्टेट की लेजिस्लेटिव में क्या क्या होगा, जो स्टेट का विधानमंडल होगा उसमें क्या क्या होगा, तो विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, ये तीनों मिलके स्टेट बनाते हैं। अगर यूनियन की बात की जाए तो यूनियन में आता है संसद, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है। ये संघ में आता है, ये स्टेट में आते हैं। अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है कि स्टेट में, तो राज्यपाल होगा, ठीक है। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, लेकिन जो मुख्यमंत्री होता है वो सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। इसी के बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था विधानसभा, विधान परिषद के बारे में बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स। विधानसभा, ठीक है। विधानसभा में क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि विधानसभा भाई एक अस्थाई सदन है। विधानसभा, जो हमारी विधानसभा है ये एक अस्थाई सदन है, ये एक अस्थाई सदन है, ये एक निम्न सदन है और यह प्रथम सदन है। अगर इसमें आपको विधानसभा में जाना है तो आपकी उम्र 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्ष का होता है और एक जो मुख्यमंत्री बनने की उम्र होती है वो भी 25 वर्ष होती है और विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो आपके अंदर, भारत के नागरिक हो और पागल या दिवालिया ना हो, ठीक है। तो ये सारी क्राइटेरिया होते हैं विधानसभा में जाने के लिए। विधान परिषद, हम लोगों ने पढ़ा था विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद हमारे जो सेंट्रल के राज्यसभा के बराबर होता है। ये उच्च सदन है, यह स्थायी सदन है, उच्च सदन है, स्थायी सदन है और द्वितीय सदन है, ठीक है। इसमें कार्यकाल 6 वर्ष, इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसमें उम्र 30 वर्ष, इसमें उम्र 25 वर्ष। राज्यपाल की उम्र 35 वर्ष, मुख्यमंत्री की उम्र 25 वर्ष, राष्ट्रपति की उम्र 35 वर्ष, प्रधानमंत्री की उम्र 25 वर्ष, ठीक है। अब मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? राज्यपाल को नियुक्त कौन करता है? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किसको देता है? राष्ट्रपति, ठीक है। इन केस अगर किसी स्टेट में इलेक्शन हो रहा है और विधानमंडल के जो सदस्य हैं उनकी अर्हताओं का निवारण करना है तो कौन करेगा? राज्यपाल। किसकी सलाह पर करेगा? चुनाव आयोग की। ये कहां लिखा है? आर्टिकल 192 में। किसी भी विधेयक या एक्ट को राज्यपाल राष्ट्रपति के लिए रख सकता है, ये कहां लिखा है? आर्टिकल 200 में, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिस्कस की थी। ये हमारा थोड़ा क्विक रिवीजन था।
अब हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके आगे से। इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद में क्या क्या क्राइटेरिया होता है और कितने कितने मेंबर इसमें कैसे कैसे कहां से आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे विधान परिषद की। विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि किसी राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। विधान परिषद में कितने सदस्य न्यूनतम या कितने सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। तो याद रखना, विधान परिषद में न्यूनतम सदस्य 40, किसी भी विधान परिषद में न्यूनतम 40 सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, और अधिकतम कितने होंगे? अधिकतम, याद, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। विधान परिषद में न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40, और अधिकतम विधानसभा से विधानसभा के 1/3 होंगे। अधिकतम कितने सदस्य होंगे? विधानसभा के 1/3। ठीक है, जितने मेंबर विधानसभा में होंगे, जितने मेंबर विधानसभा में होंगे उसके 1/3 मेंबर विधान परिषद में मैक्सिमम हो सकते हैं, और मिनिमम कितने हो सकते हैं? 40। ठीक है, यहां से अब क्वेश्चन ये आता है कि विधान परिषद में जो सदस्य जाते हैं विधान परिषद में, तो वो कहां से जाते हैं? ठीक है, तो भाई कुछ तो विधानसभा से ही ऊपर जाते हैं, उनके लिए वोटिंग कौन करता है? विधायकगण। उनके लिए वोटिंग कौन करता है? विधायक। ठीक है, विधानसभा के 1/3 होंगे। अब जो विधान परिषद में मेंबर आते हैं वो कितने आते हैं और कौन कौन अपॉइंट करता है? ठीक है, तो याद रखना 1/3 सदस्य कहां से आते हैं भाई? 1/3 सदस्य विधानसभा से आते हैं। कहां से आते हैं भाई? विधानसभा से आते हैं। 1/3 सदस्य विधानसभा से आते हैं, और इसके बाद न्यूनतम 40 है। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से आते हैं। स्थानीय निकायों से आते हैं, जो पंचायत वगैरह होती है ना, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से आते हैं, और 1/12 सदस्य 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूल से आते हैं। माध्यमिक स्कूलों से आते हैं या माध्यमिक शिक्षा परिषद से आते हैं, जो 3 वर्ष का अनुभव हो, 3 वर्ष का अनुभव लिए अनुभव। ठीक है, 1/12 सदस्य, देखो 1/12 सदस्य माध्यमिक स्कूलों से हो गए, और 1/12 सदस्य स्नातक जो 3 वर्ष पूरे कर चुके हो, मतलब स्नातक किए उनका 3 वर्ष हो चुका हो, ऐसे 1/12 सदस्य विधान परिषद में जाते हैं। 1/6 सदस्यों को कौन अपॉइंट करता है भाई? राज्यपाल। 1/3 सदस्य विधानसभाओं से, 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, 1/12 सदस्य 3 साल से जो स्नातक किए हों, 1/12 सदस्य जो माध्यमिक स्कूलों से 3 वर्ष तक एक्सपीरियंस लिए हो, और 1/6 सदस्य गवर्नर जो राज्यपाल अपॉइंट करता है। यहां से क्वेश्चन कैसे बनता है? यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि विधान परिषद में कितने सदस्यों को राज्यपाल भेजता है? तो 1/6। ये याद रखना, ये कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र में होते हैं। कला साहित्य और विज्ञान, कला साहित्य और विज्ञान के क्षेत्र के बहुत अनुभवी आदमी होते हैं जिनको राज्यपाल विधान परिषद में भेजता है। ये कितने होते हैं? 1/6। तो एक बार फिर से आप रिपीट कर लो, 1/3 सदस्य विधानसभाओं से, 1/3 सदस्य कहां से आते हैं? विधानसभाओं से। 1/3 सदस्य स्थानीय निकायों से, कहां से आते हैं? स्थानीय निकाय। स्थानीय निकायों से मतलब है जो पंचायत वगैरह होती है ना, पंचायत। 1/12 सदस्य आते हैं जो माध्यमिक स्कूलों में 3 वर्ष से कम पढ़ा रहे हो, 3 वर्ष से पढ़ा रहे हो, ठीक है, अनुभव हो। और 1/12 सदस्य जो होते हैं जो स्नातक कर लेते हैं यूनिवर्सिटी से, यूनिवर्सिटी से स्नातक करने के बाद 3 वर्ष हो गए हो, उसके बाद ये
1/12 सदस्य विधान परिषद जा सकते हैं। जो चुनाव होते हैं ना, जैसे अपने यहाँ से उन्नाव क्षेत्र से ये अरुण पाठक है ना, तो ये 1/12 से ही गए है ना, स्नातक से। फिर ये 1/6 सदस्य राज्यपाल अपॉइंट करता है। 1/6 सदस्य कौन करता है? राज्यपाल। ये तो विधान परिषद के बारे में हो गया। विधान परिषद के बारे में 2-3 फैक्ट जल्दी से रिवाइज कर लो भाई। यह राज्यसभा के बराबर होता है, ठीक है, राज्यसभा के बराबर है केंद्र में, ठीक है। केंद्र का राज्यसभा और स्टेट का विधान परिषद इक्वल होता है। यह उच्च सदन है, यह स्थायी सदन है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है, लेकिन द्वितीय सदन है। उच्च सदन है, स्थायी सदन है और द्वितीय सदन है। इसमें न्यूनतम कितने सदस्य होंगे? 40। अधिकतम कितने होंगे? कोई भी अगर आपसे पूछे विधान परिषद में अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं, तो उसका करेक्ट आंसर होगा विधानसभा के 1/3। विधानसभा के 1/3 और 1/3 तो विधानसभा से आ जाएंगी। बाकी कहां से आएंगे भाई? बाकी 1/3 स्थानीय निकायों से, 1/12 माध्यमिक स्कूलों से, 1/12 स्नातक जो 3 वर्ष से, और 1/6 राज्यपाल आपको अपॉइंट करेगा, ठीक है। विधान परिषद के बाद हम लोग चलते हैं विधानसभा की ओर। विधानसभा की ओर, ठीक है। विधानसभा आपसे सीधा क्वेश्चन पूछेगा भाई, विधानसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं? तो 500 अधिकतम सदस्य। कितने न्यूनतम होंगे? तो 60। विधानसभा में अधिकतम कितने सदस्य होंगे? 500 और न्यूनतम कितने होंगे? 60। लेकिन याद रखना आर्टिकल 371, आर्टिकल 371 कुछ इस राज्यों को स्पेशल दर्जा देता है, जहां पे 60 से कम हो सकते हैं, 60 से कम सदस्य हो सकते हैं। और जैसे नॉर्थ ईस्ट हुआ, नॉर्थ ईस्ट के अपने कुछ स्पेशल राइट्स हैं। नॉर्थ ईस्ट में भी 60 से कम सदस्य हो सकते हैं ना। मेघालय, मिजोरम वगैरह में 60 से कम ही सदस्य हैं। गोवा में 40 हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछे दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं, तो 70। दिल्ली में कितनी है? 70। पूछा जाए पौंडीचेरी में कितने, पुदुचेरी में, सॉरी, अच्छा क्वेश्चन आता है कि पौंडीचेरी पुदुचेरी कब बना था, तो आप वीडियो पोस्ट करके कमेंट जरूर करें कि पौंडुचेरी का नाम पुदुचेरी कब रखा गया था, ठीक है। इसी से एक क्वेश्चन और हम आपसे पूछते हैं कि बॉम्बे का नाम मुंबई किस वर्ष रखा गया था? बॉम्बे का नाम मुंबई किस वर्ष रखा गया था? हम आपसे तीसरा प्रश्न पूछते हैं कि मैसूर का नाम जो आज कर्नाटक है वो किस वर्ष रखा गया था? 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, अगर इसको आंसर पता हो तो प्लीज कमेंट जरूर करना, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका पौंडीचेरी पुदुचेरी कब बना। दूसरा क्वेश्चन है आपका बॉम्बे मुंबई कब बना। तीसरा क्वेश्चन है आपका मैसूर कर्नाटक कब बना। तीनों के आपको ईयर लिखने हैं बस, ठीक है। दिल्ली में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70। इसके बाद आता है पुदुचेरी। पुदुचेरी में कितनी सीटें हैं? 30। गोवा में कितनी है? 40, ठीक है। तो विधानसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं? 500। मिनिमम कितने हो सकते हैं? 60। मैक्सिमम 500, मिनिमम 60। एक आर्टिकल 371 है, आर्टिकल 371 जो एक स्पेशल राज्यों को स्पेशल फैसिलिटी प्रदान करता है, तो उसके लिए फाउंडेशन ये लगा दिया गया कि वहां अगर 60 से कम भी सीटें होंगी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसे ही पुदुचेरी है, गोवा है, नॉर्थ ईस्ट है, जितने भी छोटे राज्य है ना, वहां पे अगर 60 से कम भी संख्या होगी तो चल जाएगा, लेकिन कम से कम 30 से ज्यादा होनी चाहिए, 30 से ज्यादा सीटें होनी चाहिए, ठीक है। तो गोवा में 40, पुदुचेरी में 30, दिल्ली में 70। अब हम लोग विधानसभा के बारे में पढ़ लिया था, तो विधानसभा से 2-3 चीजें और बनती है कि विधानसभा कैसा सदन है, तो भाई निम्न सदन है। विधानसभा कैसा है? तो अस्थायी है। विधानसभा कैसा है? तो प्रथम सदन है। ये करने के बाद एक यहां से फैक्ट था कि अगर कोई भी व्यक्ति 60 दिन तक लगातार विधानमंडल में नहीं जाता है, 7 दिन 60 डेज लगातार अगर वो किसी भी विधानसभा या विधान परिषद में नहीं जाता है,
तो उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। ये याद रखना भाई, 60 दिन है, लगातार 60 दिन तक अगर वो नहीं चाहता है, चाहे वो केंद्र के लिए हो चाहे वो राज्य के लिए हो, 60 डेज की वैलिडिटी है, 60 दिन कंटिन्यूअस, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं विधानसभा, विधान परिषद, राज्यपाल आपका यहाँ यहीं से खत्म हो चुका है। यहां से अब हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन, केंद्र राज्य संबंध। सेंटर स्टेट रिलेशन मतलब केंद्र राज्य संबंध। केंद्र राज्य संबंध, अब देखो केंद्र राज्य संबंध है क्या। देखो केंद्र तो हमारा एक ही है ना, केंद्र सरकार एक ही है, लेकिन राज्य सरकार बहुत सारी से मतलब हमारे वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य से मतलब है हमारा 28 मुख्यमंत्री। आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेट ओनली, मैं अभी यूटी की बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है, कि आप बोल रहे हो दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर भी तो नहीं, मैं सिर्फ स्टेट की बात कर रहा हूं, केंद्र राज्य संबंध। क्योंकि यूटी का जो केंद्र शासित प्रदेशों का जो कार्यभार होता है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर देखता है, और लेफ्टिनेंट गवर्नर सीधे प्रेसिडेंट को रिपोर्ट करता है, ठीक है। तो वो सेंटर के अंतर्गत अपने आप आ जाता है। लेकिन जो स्टेट होते हैं और सेंटर होता है, सेंटर और स्टेट में जो रिलेशन होता है वो यहां पे हमको बताया गया कि सेंटर और स्टेट के रिलेशन को अच्छा बनाने के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, और समय समय पर कुछ कमेटियां बनी हैं जिन्होंने केंद्र और राज्य के संबंध को सुधारने के लिए आगे पहल की है। अब देखो प्रॉब्लम यह है कि केंद्र तो हमारा एक है, केंद्र सरकार भाई, प्रधानमंत्री तो एक ही है ना, नरेंद्र मोदी। इसके बाद इनके अंडर में भाई कितने स्टेट हैं, 28 स्टेट है, ठीक है। 28 स्टेट का मतलब है 28 मुख्यमंत्री। अब प्रॉब्लम ये होती है कि जब केंद्र सरकार कोई भी बजट देती है ना, कोई भी भाई किसी भी राज्य के लिए स्पेशल बजट लागू किया गया, तो क्या होता है भाई, वे मुख्यमंत्री तो खुश हो गए। अब कहते बगल पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री का मुंह लटक गया, प्रॉब्लम हो गई उनको कि भाई हमको कम दिया, इनको ज्यादा दिया, ऐसी कुछ भावनाएं शुरू हो जाती हैं। तो जब ऐसी भावनाएं शुरू होती है तो केंद्र राज्य के जो संबंध होते हैं उनमें खटास आने लगती है ना, प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। तो क्या है कि इन्हीं प्रॉब्लम को सॉल्व करने और केंद्र और राज्यों के बीच अच्छा संबंध बनाने के लिए समय समय पर बहुत सारी कमेटियां बनाई गई। सरकारिया आयोग, ठीक है, सरकारिया आयोग के बाद राजमन्नार कमेटी के बाद पुंछी आयोग, है ना, पुंछी आयोग के बाद एक तो आर्टिकल 280 में ये वित्त आयोग, है ना। ये सारे प्रावधान किए गए। ये सारे प्रावधान क्यों किए गए? क्योंकि केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे हो जाएं। केंद्र और राज्य के संबंध अच्छे हो जाएं। संबंध अच्छे होने के बाद अच्छे से काम शुरू हो, स्टार्ट हो, है ना। कोई भी राज्य ये ना सोचे कि केंद्र ने हमको फंड ज्यादा नहीं दिया, पड़ोसी राज्य को फंड ज्यादा दे दिया, ठीक है। तो केंद्र राज्य संबंध में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे वित्त आयोग। वित्त आयोग, चूंकि वित्त आयोग आर्टिकल किस में है भाई? 280 में। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है, याद रखना भाई, संवैधानिक निकाय है। इसका काम क्या है? इसका काम है केंद्र और राज्य के बीच जो धन का लेना देना है, केंद्र राज्य के बीच जो फाइनेंस सिस्टम है उसको मजबूत करना, उसको ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको और अच्छा मॉडिफाई करना, है ना। तो जो केंद्र वित्त आयोग होता है वो केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंस के काम देखता है, ठीक है। तो केंद्र और राज्य के बीच फाइनेंस का जो क्राइसिस होता है उसको दूर करने के लिए वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 में होता है। अब दूसरे, ये तो हमारे फाइनेंस का हो गया। फाइनेंस कौन देखता है? वित्त आयोग, आर्टिकल 280। अब अच्छा, वित्त आयोग का गठन कौन करता है? हाँ यार, ये थोड़ा वित्त आयोग जो है आर्टिकल 280, जो वित्त आयोग है इसका गठन करता है राष्ट्रपति। याद रखना, राष्ट्रपति। कितने साल के लिए? 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए। इसका काम क्या है? फाइनेंस सिस्टम देखना, स्टेट और सेंट्रल के बीच फाइनेंस सिस्टम देखना। तो वित्त आयोग
से 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। आर्टिकल 280 प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है 5 ईयर के लिए और फाइनेंस सिस्टम देखता है सेंटर और स्टेट के बीच। इसके बाद बहुत सारे आयोग बनाए गए। बहुत सारे आयोग बनाने का मतलब यह है, यह भाई जो फाइनेंस सिस्टम वित्त आयोग ने देख लिया, उसके बाद बहुत सारे और विवाद होते हैं केंद्र और राज्य के बीच, या बहुत सारे विवाद होते हैं राज्यों और राज्यों के बीच। जैसे सबसे ज्यादा विवाद तो नदी में ही होता है, नदी के पानी के लिए, है ना। सुना होगा आपने कावेरी जल विवाद, नर्मदा जल विवाद, है ना, तीस्ता जल विवाद। तीस्ता जल विवाद तो इंटरनेशनल लेवल पे है। जैसे बेतवा विवाद यूपी और एमपी के बीच था, है ना। कावेरी विवाद अपना जो साउथ के जो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा वगैरह है उनके बीच में था। तो ऐसे सारे विवादों को खत्म करने के लिए कौन कौन सी कमेटी बनाई गई केंद्र और राज्य के बीच में? तो याद रखना, सबसे पहले बनी थी राजमन्नार, राजमन्नार कमेटी। राजमन्नार कमेटी बनी थी 1969 में, 1969 में। 1969 में राजमन्नार कमेटी बनी थी, ठीक है। याद रखना 1969 में ही इसरो बना था, 1969 में ही 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1969 में ही पैसों का विमुद्रीकरण हुआ था, ठीक है। और 1969 में ही एक चीज और क्या हुई थी पता है आपको? 1969 में हिदायतुल्लाह हमारे जज से सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। तो राजमन्नार कमेटी 1969 में बनी थी पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल से विवाद था केंद्र सरकार का। इसको सॉल्व करने के लिए याद रखना क्वेश्चन पूछा गया था कि राजमन्नार कमेटी किस राज्य से संबंधित है, तो पश्चिम बंगाल। तो 1969 में राजमन्नार कमेटी का गठन किया गया था पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र सरकार के बीच टेंशन को दूर करने के लिए। तो सबसे पहला तो राजमन्नार आ गया। इसके बाद हमारा आता है सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग, सरकारिया आयोग। अब देखो सरकारिया आयोग कब बना था? तो सबसे पहले है भाई ये 1983, जब भारत विश्व कप जीता था उस समय सरकारिया आयोग बना था, ठीक है। सरकारी आयोग 1983। क्या आपको पता है कि जो भारत का विश्व कप 1983 का हुआ था, उस वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किसने किया था? अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। सरकारी आयोग 1983 में बना था। तो 1983 में सरकारी आयोग किसकी अध्यक्षता में बना था? तो याद रखना राजेंद्र सिंह सरकारिया। राजेंद्र सिंह सरकारिया, राजेंद्र सिंह सरकारिया साहब थे। उनकी अध्यक्षता में 1983 को एक सरकारिया आयोग बनाया था, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर, ध्यान से सुनना, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में सरकारिया आयोग, जो कि राजेंद्र सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 1983 में बनाया गया, उसकी रिपोर्ट के आधार पर 1990 में अंतरराज्यीय परिषद, अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई। अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना की गई, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए अंतरराज्यीय परिषद की स्थापना किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई, तो आपका आंसर होगा सरकारिया आयोग। सरकारिया आयोग कब बना था? 1983। सरकारिया आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र सिंह सरकारिया। सरकारिया आयोग ने 1990 में क्या बनाया था? अंतरराज्यीय परिषद। अंतरराज्यीय परिषद जब बनाया था तो उसमें प्रावधान अभी भी संविधान में है कि आर्टिकल 263, याद रखना भाई, आर्टिकल 263 ये बताता है कि राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करेगा, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंतरराज्यीय परिषद का गठन कौन करता है? तो प्रेसिडेंट। किस आर्टिकल में करता है? 263, ठीक है। तो अंतरराज्यीय परिषद कब बनी थी? 1990 में। और किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति अंतरराज्यीय परिषद का गठन करता है? तो 263। याद रखना अंतरराज्यीय परिषद का गठन का मेन मोटो सिर्फ केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को सुधारना है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है
सरकारिया आयोग हो गया, राजमन्नार कमेटी हो गया, राजमन्नार कमेटी के बाद अंतरराज्यीय परिषद हो गया, अंतरराज्यीय परिषद के बाद हमारा एक आता है पुंछी आयोग। कौन आता भाई? पुंछी आयोग। पुंछी आयोग, पुंछी आयोग कब बनाया गया था? 2007 में। ठीक है, पुंछी आयोग 2007 में बनाया था। ये आयोग भी हमारा केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को लेकर बनाया गया था। पुंछी आयोग कब बना था भाई? 2007 में। पुंछी आयोग के अध्यक्ष भी कोई पुंछी साहब ही थे, उन्हीं के नाम पर रखा गया था 2007। ठीक है, पुंछी आयोग क्यों बनाया गया था? केंद्र और राज्य के बीच में संबंध को अच्छा करने के लिए। इसके बाद एक क्वेश्चन यहां से और आता है कि अंतरराज्यीय नदी विवाद, अंतरराज्यीय नदी विवाद, जो अंतरराज्यीय नदी विवाद होता है, जैसे बेतवा नदी विवाद किसके बीच में था? यूपी और एमपी के बीच में। तो जब दो स्टेट के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है रिगार्डिंग रिवर, तो क्या करता है? उसके लिए अभी स्पेशल प्रावधान ये दिए गए हैं कि आर्टिकल 262, भाई आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉलिटी का दूसरा नाम ही आर्टिकल है। ठीक है, तो आर्टिकल 262 में यह प्रावधान किया गया है कि संसद, पार्लियामेंट अंतरराज्यीय नदी विवाद को दूर करने के लिए एक प्राधिकरण बनाएगी। प्राधिकरण मतलब एक ट्रिब्यूनल बनाएगी। तो भाई आर्टिकल, सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है, अंतरराज्यीय नदी का विवाद को कौन सॉल्व करता है? संसद। सॉल्व करना तो नहीं कहेंगे, लेकिन सॉल्व करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। याद रखना, सीधे सुप्रीम कोर्ट ये केस नहीं जाता है। याद रखना भाई, ये केस जो अंतरराज्यीय नदी विवाद का है, सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है। ठीक है, अंतरराज्यीय नदी विवाद सबसे पहले ट्रिब्यूनल में जाएगा। बाय द वे, आप सुप्रीम कोर्ट चले भी गए, कोई दिक्कत नहीं, आपका हक है, आप चले गए, तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत केस को ट्रांसफर कर देगा ट्रिब्यूनल को। ठीक है, और एक स्पेशल ट्रिब्यूनल बनाया जाएगा आर्टिकल 262 के तहत। कौन बनाएगा? संसद। तो अंतरराज्यीय नदी विवाद जितने भी होते हैं उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आर्टिकल 262 में हमारी जो पार्लियामेंट होती है, 262 में पार्लियामेंट हमारी एक ट्रिब्यूनल बनाती है जिसके द्वारा हम अंतरराज्यीय नदी विवाद को सॉल्व करते हैं। इसके बाद हम लोग चलते हैं संविधान के पार्ट भाग 8। भाग 8 हमारा बोलता है केंद्र और राज्य। ठीक है, भाग 8 हमारा बोलता है संघ राज्य क्षेत्र, केंद्र राज्य क्षेत्र है ना, संघ राज्य क्षेत्र, या इसको हम लोग बोल सकते हैं संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, ये हमारा भाग 8 है। इसके अंतर्गत यूटी को डिफाइन किया गया है कि जो संघ का क्षेत्र है वो कहां तक है, जो राज्यों का क्षेत्र है वो कहां तक है। ठीक है, तो याद रखना, संघ के जितने भी क्षेत्र होते हैं, मतलब इस समय 9 यूटी हैं भारत में, तो 9 यूटी का प्रशासक कौन होगा? लेफ्टिनेंट गवर्नर। 9 यूटी में 3 को भाई छोड़ दो, अगर 3 में तो हमारा मुख्यमंत्री आ जाता है, बाकी 6 में हमारा प्रशासक होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी है ना। वर्तमान में दिल्ली में कौन है? अनिल बैजल। ठीक है, तो जो 9 यूटी है, 9 यूटी में 6 का प्रशासक होता है लेफ्टिनेंट गवर्नर और 3 का प्रशासक हमारा मुख्यमंत्री साहब है। तो ये जो 6 होते हैं ना, ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है ये सीधे संघ को, संघ मतलब संघ से प्राय केंद्र को, संघ सरकार को रिपोर्ट करते हैं, राष्ट्रपति को रिपोर्ट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। बाकी जो 3 है ये लेफ्टिनेंट गवर्नर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो जो संघ और राज्य क्षेत्र है इसमें सिर्फ यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेशों का जो प्रतिनिधित्व कौन करता है और राज्यों का प्रतिनिधित्व कौन करता है, इनके जो एरिया है, इनकी जो लंबाई है, इनकी जो मतलब कितनी दूर तक ये फैले हैं, इनका क्राइटेरिया लिमिट कौन करता है? भाई संसद। इसी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। संसद, भाई किसी भी राज्य की सीमा को घटा बढ़ा कौन सकता है? संसद। तो यही है संघ और राज्य क्षेत्र। राज्यों के जो क्षेत्र होते हैं उनमें बाउंडेशन कौन लगा सकता है? संसद।
क्या राज्यों के पास ये स्पेशल राइट्स हैं कि वो अपनी सीमा को बचा ले, या अपनी संसद अगर कह रही है कि आप किसी और परिवर्तन करना है, नया राज्य बनाना है, तो क्या ये राज्यों के पास स्पेशल राइट है कि संसद को ऐसा करने से रोक ले? बिल्कुल नहीं। संसद आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में संसद को यह पावर दी गई है कि वो किसी भी स्टेट की बाउंड्री को कम कर सकती है, अधिक कर सकती है, या नया स्टेट रिफॉर्म कर सकती है। और संघ राज्य क्षेत्र हमारा आर्टिकल 239 से 241 तक है, 239 से 241 तक है। इसके बाद हमारा शुरू होता है न्यायपालिका। अभी हम लोगों ने कार्यपालिका, विधायिका खत्म कर लिया है, अब हमारा आता है न्यायपालिका। याद रखना, भारत में न्यायपालिका जो है वो सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय है, उच्चतम न्यायालय है, वो हमारा सबसे ऊपर है, संविधान सबसे ऊपर है, ठीक है। और संविधान की रक्षा करने के लिए, संविधान का हनन ना हो, ठीक है, मौलिक अधिकारों का हनन ना हो, किसी भी इंडिविजुअल को भारत के अंदर कोई दिक्कत ना हो, उसके लिए भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है, स्वतंत्र न्यायपालिका बनाई गई है। स्वतंत्र न्यायपालिका से मतलब है कि न्यायपालिका पे किसी का कंट्रोल नहीं हो सकता है, ठीक है, न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है। न्यायपालिका के अंतर्गत ही हम लोग पढ़ते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। अगर स्टेट लेवल पे आ जाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी हम लोगों का अध्ययन इसी के अंतर्गत होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ही पढ़ रहे हैं। अब हाई कोर्ट का आर्टिकल क्या है? 214। भाई अनुच्छेद हर जगह काम आएगा। हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट है भाई 124। हाई कोर्ट 214, सुप्रीम कोर्ट 124। याद रखना, जो सुप्रीम कोर्ट है इसके ऊपर भारत में न्यायपालिका में कुछ भी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सिर्फ राष्ट्रपति साहब हैं, राष्ट्रपति साहब, वो भी आर्टिकल 72 में जितनी भी क्षमा है वो दे सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट के ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, और हाई कोर्ट के नीचे आते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट जिसको हम लोग बोलते हैं। अब हम लोग हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करेंगे इस पार्ट के तहत, ठीक है। तो हाई कोर्ट सबसे पहले देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्वेश्चन आता है कि भारत में सुप्रीम कोर्ट का इतिहास क्या है, कैसे कैसे सुप्रीम कोर्ट बना है। तो सबसे पहला हमने आपको पहले लेक्चर में बताया था, जब भारत का संवैधानिक विकास पढ़ रहे थे, तो 1773 में एक रेगुलेटिंग एक्ट अंग्रेजों के द्वारा पारित हुआ, जो 1774 को लागू हुआ। उसके तहत भारत में एक सुप्रीम कोर्ट बनाई गई, जिसके पहले अध्यक्ष इलियास इम्पे साहब थे, उनके साथ 3 अन्य सदस्य भी थे, ठीक है। तो उसके तहत यह पहला सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था। लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के लिए नहीं था, वो सुप्रीम कोर्ट भारतीयों के लिए नहीं था। उसके बाद 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया। 1937 में क्या फेडरल कोर्ट बना था। उसके बाद 1950 में क्या हुआ, भारत में स्वतंत्र एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका को लागू करवाने के लिए, ठीक है। तो जो भारत का सुप्रीम कोर्ट बना था वो कब बना था? 26 जनवरी 1950। लेकिन अगर यहां से क्वेश्चन आता है कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने काम करना कब से शुरू किया था, तो 28 जनवरी 1950। भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जे कानिया। वर्तमान में भारत के सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन है? तो कौन है भाई? अगर आपको पता हो तो आप कमेंट्स करके जरूर बताना, वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 124, आर्टिकल 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट का अध्ययन करते हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ही हमने आपको पावर बताई थी आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि 5 प्रकार की रिट निकाल सकता है, 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है। कब? जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो। जब आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो तब सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी करता है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग कल के सेशन में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का पूरी तरह से खत्म कर देंगे, है ना, एक एक पॉइंट क्लियर कर देंगे। तब तक भाई हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए।